जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का देखिए यहाँ पे क्या होगा, चैप्टर 1 है आपका। चैप्टर 1 क्या है? संसाधन और विकास। इस चैप्टर के आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी प्रश्न है उस पर क्या करेंगे, फुल टू फुल डिस्कशन करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम सामने है और आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से तैयारी आप कर सकते हो। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 पे। तो क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे डैश कहलाती है, ऐसे आपका लिखा हुआ है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। और जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था, जो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट जब मैंने लिया था, तो मैंने इसके बारे में आपको फुल टू फुल डिस्कशन बताया था कि आखिर संसाधन होता क्या है। तो आपको यह पता होगा कि संसाधन ऐसे वस्तु को बोलेंगे जिसमें कुछ गुण होगा। जैसे पहला, वो पर्यावरण में क्या होगा, आपका उपलब्ध होगा सबसे पहला। दूसरा, जिसको बनाने का तरीका आपको पता होगा, यानी कि जिसके पास बनाने का प्रौद्योगिकी होगा और जिसको आर्थिक रूप से खरीद सकते हैं, यानी को संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मायने हो, तो उसे क्या बोलेंगे लोग? संसाधन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए, जब हम लोगों ने संसाधन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पे, पहला हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भाग में बांटा हम लोगों ने। एक आपका क्या था? जैव संसाधन। दूसरा क्या था आपका? अजैव संसाधन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटे हैं? तो 2 भाग में बांटे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो आप देखोगे व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्र संसाधन और संभावित संसाधन और जैव संसाधन। मैंने ऑप्शंस पढ़ा, इसमें जैव संसाधन आपका उदाहरण होगा जो कि आपका क्या उत्पत्ति के आधार पे है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्र संसाधन का बात करोगे तो ये आपका स्वामित्व के आधार पे होगा। वहीं अगर आप संभावित संसाधन का बात करोगे तो ये विकास के स्तर के आधार पे होगा। लेकिन आप जैव संसाधन का बात करोगे तो ये किसके आधार पे होगा? उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। अब अगला प्रश्न आपका आएगा कि जैव और अजैव संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं, जैव और अजैव। यहाँ पे देखोगे समाप्यता के आधार पे भी 2 भाग में बांटते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। विकास के स्तर के आधार पे हम लोग किस स्तर पे बांटते हैं? एक आपका हो गया संभावित संसाधन, दूसरा आपका क्या हो गया? विकसित संसाधन, तीसरा क्या हो गया? संचित कोष, और चौथा क्या हो गया आपका? भंडार। इस पे बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और क्या होता है आपके एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा और ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके घर में दूध देने वाली गाय है, तो आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं, किस संसाधन के अंतर्गत आता है? तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन, राष्ट्र संसाधन या सामुदायिक संसाधन। तो ये क्या होगा आपका? जैव संसाधन आपका क्या होगा? आपका उदाहरण होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपका? इनमें से कौन एक अजैव संसाधन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे 2 बात आ रहा है, एक जैव और दूसरा क्या आ रहा है आपका? अजैव। तो देखिए मैं बता दूं कि जो भी जैव संसाधन होता है जिसमें जीवन पाया जाता है और अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे अजैव संसाधन का बात किया। तो अगर आप देखोगे तो नहीं है का मतलब क्या होगा कि जो जैव संसाधन का बात कहा जा रहा है। तो देखो मैं बात करूंगा धातु, तो धातु में जीवन पाएगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि लोहा चांदी में तो जीवन पाया नहीं जाता है। खनिज पे जीवन पाएगा? आप बोलोगे नहीं, चट्टान पे नहीं। लेकिन जो भी वनस्पति होता है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जीवन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण नहीं है। देखिए संसाधन को 2 भाग में बांटे हम लोग। एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा यानी कि वो मानव निर्मित संसाधन होगा। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे घर हो गया, या आप बात कर लो कि कुर्सी टेबल, ये किस में आएगा?
आपका वो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन भूमि, जल, खनिज, सौर ऊर्जा क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो जब प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो प्रकृति नहीं बनाया, जिसको मानव ने बनाया, तो आपको पता होगा भवन, भवन माने क्या होता है, घर। इसको कौन बनाता है, कोई आदमी बनाता है, तो इसका घर क्या होगा, यानी कि भवन क्या होगा, आपका आंसर होगा। लेकिन भूमि, जल और खनिज क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। मानवकृत यानी कि मानव निर्मित संसाधन आपका नहीं है। तो ऑप्शन में देखोगे भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल और पुस्तक भंडार। तो देखोगे तो भवन यानी कि घर को भी कोई आदमी बनाता है, रेल लाइन को भी आदमी बनाता है, पुस्तक और स्कूल भंडार को भी आदमी बनाता है, लेकिन पेड़ पौधे स्वतः प्रकृति की देन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भाग बांटते हैं। तो 2 भाग में बांटते हैं। क्या होता है आपका नवीकरण, दूसरा क्या होता है आपका अनवीकरण। नवीकरण संसाधन क्या, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसको प्रौद्योगिकी या रासायनिक विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अनवीकरण संसाधन जो है उसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, नहीं ला सकते तो 2 होगा। अब प्रश्न आएगा कि नवीकरण योग्य संसाधन है, कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन। देखिए पवन ऊर्जा, वन और जल। देखिए तीनों के तीनों नवीकरण योग्य संसाधन का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या आपका कि ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वार ऊर्जा जो है आपका नवीकरण योग्य संसाधन है, और नवीकरण योग्य संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन बोलते हैं। क्योंकि इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12 क्या आपका देख सकते हो, क्या आपका कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग है यानी कि नवीकरण है, अनवीकरणीय अचक्रीय है। तो आपका क्या होगा, पुनः पूर्ति योग संसाधनों का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न क्या आपका कि नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। तो नवीकरण संसाधन का उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो मैंने क्या बोला था, नवीकरण ऊर्जा संसाधन ऐसा होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही बात करोगे बॉक्साइट का या कोयला का या पेट्रोलियम का, तो इसका उपयोग एक बार होता है और क्या होता है आपका खत्म हो जाता है। लेकिन सौर ऊर्जा क्या होता है, निरंतर आपकी चलती रहेगी जब तक आपका सौर पैनल है, यानी कि आपका सन जब तक, यानी सूरज जब तक, तब तक ये ऊर्जा मिलेगा। तो ये लगातार मिलता रहेगा, इसलिए क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा जो है नवीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न घुमा के पूछेगा कि नवीकरण संसाधन का उदाहरण डैश है, इनमें से कौन जो है वो नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। देखो क्या है, पेट्रोल, कोयला, भूमिगत जल और क्या उपरोक्त सभी। तो देखो आपका कोयला और पेट्रोल जो है आपका वो अनवीकरण के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो भूमिगत जल है ना आपका, ये नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आएगा। कारण समझेगा, आप भूमि से पानी निकाले, आप उसको या तो जैसे पेड़ में डाले तो वो क्या होगा, फिर जमीन पे गया, या आपने जो उस पानी का उपयोग किया वो क्या हुआ, आपका वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में गया और फिर वो पानी बन के गिर गया। तो भूमिगत जल होगा आपका नवीकरण का संसाधन का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नवीकरण संसाधन कौन है, कोयला, खनिज, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा कोयला भी आपका क्या है, अनवीकरण संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग एक बार होता है। खनिज भी होगा और प्राकृतिक गैस भी होगा। लेकिन आपका जो पवन ऊर्जा है, जो हवा से चलने वाली ऊर्जा है, वो क्या आपका एक नवीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है। क्या बोल रहा है, नवीकरण संसाधन आपको बोल रहा है। तो देखिए खनिज का बात करो, कोयला का, गैस का, ये क्या है, अनवीकरण का अंतर्गत आता है। लेकिन ज्वार ऊर्जा जो होता है, तो ज्वार भाटा से उत्पन्न जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, आपका ज्वारी ऊर्जा होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ज्वार ऊर्जा जो होता है उसका होने का 2 कारण होता है। पहला चंद्रमा का आकर्षण बल, घूर्णन गति का आकर्षण बल, और ये सबसे मुख्य कारण है। दूसरा क्या है, सूर्य का आकर्षण बल। ये 2 कारण है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है, आपको ये भी याद रखना है। ज्वार में 2 चीजें होती है, एक ज्वार और दूसरा क्या होता है, भाटा। तो जो महासागर की धाराएं जो ऊपर उठती है और तट की ओर आती है उसे बोलेंगे ज्वार, और जो धाराएं तट से क्या नीचे आती है और तट से दूर जाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाटा। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्लास 7 के ये चैप्टर में आपको आता है। अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन आपका नहीं है, यानी कि आप पहले देखते जो है, जैसे जल आपका नवीकरण संसाधन है, पवन भी है और सौर ऊर्जा भी है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है कि पेट्रोलियम और कोयला, ये आपका क्या है, नवीकरण ऊर्जा संसाधन का स्रोत नहीं, यानी कि अनवीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है आपका वो अनवीकरण संसाधन, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है, यानी कि भंडार किसका सीमित है? ऑप्शन क्या है, कोयला, हवा, मिट्टी या सौर शक्ति। तो गौर कीजिएगा, हवा आपका अनलिमिटेड है, मिट्टी भी अनलिमिटेड है, सौर शक्ति भी अनलिमिटेड है, लेकिन कोयला क्या है आपका लिमिटेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार क्या आपका सीमित है? किसका जो है भंडार आपका सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा भी अनलिमिटेड, पवन ऊर्जा भी अनलिमिटेड और जल ऊर्जा भी अनलिमिटेड, लेकिन खनिज तेल जो है वो आपका सीमित मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? तो गौर कीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं। पहला आपका हो गया व्यक्तिगत संसाधन, या आप बोलोगे निजी संसाधन, व्यक्तिगत या क्या बोलोगे निजी। दूसरा क्या हो गया आपका सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या हो गया आपका राष्ट्र संसाधन। चौथा क्या हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 भाग में बांटते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का। प्रश्न क्या है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल किया गया है? तो इसे बोलेंगे हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो याद रखिएगा, देखिए चारागाह, उसमें सभी लोग अपने गाय भेड़ बकरी चल सकते हैं, सामुदायिक संसाधन है। विद्यालय भवन, जिसमें सभी लोग जा सकते हैं। कृषि शमशान घाट भी सभी जा सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि क्या होता है, किसी एक खास व्यक्ति का होता है। तो ये क्या आएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन, लेकिन चारागाह, विद्यालय और शमशान घाट जो होगा वो क्या होगा आपका सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, वो क्या होगा निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क और घर। तो क्या होगा इसमें घर आपका क्या होगा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? तो ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा याद रखिएगा। और जो जल संसाधन होगा ना वो भी आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, ये भी आपका रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? शमशान घाट, पशुचरण भूमि, बाग और जल संसाधन। तो क्या होगा इसमें जल संसाधन क्या होगा आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पे, तो क्वेश्चन नंबर का 28 क्या है? अगर बात करें 28 का, तो क्या समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्र संपदा निहित है? यानी कितने किलोमीटर तक जो है राष्ट्र संपदा निहित है, किसमें बोलेंगे? तो राजनीतिक सीमा का। तो याद रखिएगा, जो भी भारत का तटीय इलाका है, तो आपको जो तटीय इलाका है, तटीय इलाका से हम लोग लगभग 22.2 किलोमीटर के एरिया तक आएंगे ना, तो ये एरिया जो है वो उसी देश का भाग कहलाता है। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, और आप बात करोगे तो ये जो इन सारे सागरों में अगर हम लोग तटीय रेखा से 22.2 किलोमीटर तक आएंगे तो ये भारत का ही क्षेत्र भाग होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे समुद्र सीमा बोलते हैं। इसके कितना होगा 22.2 किलोमीटर आपका इसका आंसर होगा। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि कितना किलोमीटर के बाद जो है किसी देश का भाग नहीं होता, वो बाकी क्या किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसका क्या करता है, देखरेख करता है। तो क्या होगा 200 किलोमीटर के क्या होगा बाद आपको याद रखना होगा। ठीक है, कितना होगा 200 किलोमीटर का आपको क्या होगा बाद याद रखना होगा। क्वेश्चन कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागर संसाधन पर अधिकार नहीं होता है, तो 200 किलोमीटर आपको याद रखना है। लेकिन हिंद महासागर ऐसा एक सागर है जिसमें 200 किलोमीटर के बाद में भी जो भी संसाधन पाया जाएगा या जो भी खनिज तेल पाया जाएगा उसका खनन जो है वो भारत के लोग कर सकते हैं। आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका, तट रेखा से कितनी दूरी तक का क्या है, तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा आप क्या अर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब जहां से आप जैसे मछली हो गया, खनिज तेल संपदा हो गया, जिसका आप उपयोग कर मतलब उसको निकाल के और बेच सकते हो, क्या हो गया आपका क्या है अर्जक क्षेत्र बोलेंगे। यानी कि नहीं बोलते वो मेरे लिए अरज रहा है, वही तो अर्जक क्षेत्र कहलाएगा। तो क्या होगा 200 समुद्री मील होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्ग नहीं है? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो देखिएगा व्यक्तिगत संसाधन जो आएगा आपका वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका वो आपका आएगा आपका स्वामित्व के आधार पे आएगा। लेकिन आप देखोगे संभावित संसाधन, संचित कोष, भंडार और विकसित संसाधन ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो ये आपका विकास के स्तर के आधार पे आता है। आपको ये याद रखना है।
अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का कि बांधों में जल एवं वन किस वर्ग का उदाहरण है। तो ये आपका संचित कोष का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है वो किस प्रकार के संसाधन कहलाएंगे। तो ये संभावित संसाधन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। लेकिन यहीं पे देखोगे नवीकरण के बारे में बताया था। विकसित संसाधन ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्वान है और वर्तमान समय में उसको उपयोग भी कर रहे हैं वो विकसित संसाधन कहलाएगा। राष्ट्र संसाधन जिसमें जो है राष्ट्र अपने देश के लोग के हित के लिए उसका उपयोग कर सकता है और देश में पाया जाने वाला प्रत्येक संसाधन आपका राष्ट्र संसाधन कहलाता है, आपका रखना। लेकिन अभी क्या बोला है आपका कि जो उपयोग नहीं किया गया लेकिन उपस्थित है तो क्या आएगा आपका संभावित संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन क्या प्रतिदान, ग्रेजुएशन, अपक्षय या कटाव। इसे क्या बोलेंगे अपक्षय की प्रक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि बोलते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो एक साल हुआ या एक से कम साल में अभी तक उसमें खेती नहीं हुआ है उसे वर्तमान प्रतिभूमि बोलेंगे। लेकिन जिसमें एकदम खेती नहीं होता उसे क्या बोलेंगे बंजर भूमि बोलते हैं। आपको क्या करना है याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि ऐसी आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। तो ऐसे को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको सतत पहुंचने आर्थिक विकास। इसको बोलेंगे सतत यहाँ पे पहुंचने को क्या सतत पोषणीय क्या बोलेंगे सतत पोषणीय आर्थिक विकास बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। इसमें क्या होता है कि आप विकास तो करो लेकिन विकास इस तरह नहीं करो, क्योंकि देखो बोला गया कि विकास में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप विकास करोगे संसाधनों का दोहन उतना होगा। तो इसमें सरकार बोलते है कि इतना भी ज़्यादा संसाधनों का दोहन ना कर दो कि आपके भावी पीढ़ी को उस संसाधन के बारे में पता हो ही ना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आप मुझे बताइए कि 1992 में हुआ तो ये कहाँ हुआ था, आपको क्या करना है आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर आपका 38 नंबर का प्रश्न क्या है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्र अध्यक्ष में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है आपका बुक में दिया है 100 से अधिक। तो आप यहाँ पे ऑप्शन गौर करना 100 से अधिक कौन सा ऑप्शन है 75, 90, 170 और 57। तो यहाँ पे क्या करना है 100 से अधिक बोला है ना तो 170 आपको मारना होगा। लेकिन अगर ऐसे देगा 75 से अधिक, 50 से अधिक या 100 से अधिक तो आपको 100 से अधिक आपको मार के आना होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न में। आप ये बता दो तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो तो आपका कहाँ हुआ था आपको कमेंट में बताना है, लेकिन उसका अध्यक्षता किस देश ने किया था आपको बताना है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। यह शब्द किसने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। यानी कि आप अगर चाहो तो आपकी जो संतुष्टि उसको पूरा नहीं करेंगे, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे बापू जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपयोग करते हैं। तो 25% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका 41 नंबर का प्रश्न है ए स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके लेखक। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस कमीशन मतलब रिपोर्ट ने सतत पोषणी के लिए विकास की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था। इसे क्या बोलेंगे ब्रूटलैंड कमीशन बोलते हैं कि ब्रूटलैंड रिपोर्ट बोलेंगे, जिसके आधार पर सतत पोषणी विकास रिपोर्ट जो है वो बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रूटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए कि ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष तक सतत पोषणी में विकास संबंधित रिपोर्ट पेश किया था। ये कब जो है ये रिपोर्ट जो है आपका पेश किया गया, आपका प्रश्न आ सकता है। तो 1987 में 1987 ईस्वी में रिपोर्ट जो है वो पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है क्लब ऑफ रोम
ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। यह बात पूछेगा कि किस वर्ष वो प्रस्ताव रखा था, तो 1968 में प्रस्ताव रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा, याद रखिएगा। बंजर भूमि जिसमें आपका 2 से अधिक सालों में क्या होगा खेती नहीं हो, उसको बंजर भूमि बोलेंगे। चारागाह जिसमें पशुओं को चराते हो चारागाह, और वन भूमि आपको पता है वन में पाए जाने भूमि को वन भूमि बोलेंगे। अब प्रश्न आएगा कि उत्तरी भारत की सबसे आम मृदा कौन सी, यानी कि उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मृदा पाया जाता है, तो ये जलोढ़ मृदा पाया। जलोढ़ मृदा क्या होता है कि मिट्टी क्या होगा, जो भी नदी है, नदी और नदियों के सहायक नदी जैसे गंगा यमुना ये सब क्या आपके मुख्य नदी है, गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निक्षेप किया गया उस मिट्टी को जलोढ़ मृदा बोलेंगे, आपको याद होगा। अब ये जो जलोढ़ मृदा होता है वो 2 प्रकार का होता है, बांगर और खादर, और उसका मैंने अंतर भी आपको ले लिया था, आप जाके जरूर देख लेना। अब यह प्रश्न आएगा कि कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है आपको याद रखना है, क्योंकि भारत जो नदियों का देश है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पूर्वी तट के नदी डेल्टा ऊपर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, यानी कि डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मिट्टी से बना हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला आपका 51 नंबर का प्रश्न है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार कितना है, तो 2 प्रकार है, आपका याद रखना। एक बांगर जलोढ़ मृदा, इसको पुराने जलोढ़ बोलेंगे, और आपका होता है खादा जलोढ़ मृदा, इसको बोलेंगे नया जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा आपका दोनों होगा। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर का कि बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होता है, तो बांगर में क्या होता है आपका ज्यादा मात्रा में कंकड़ मिट्टी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका गन्ना चावल गेहूं और दलहन फसलों के खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो ये जो खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है ना माय डियर फ्रेंड, उसे जलोढ़ मिट्टी आप मृदा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर का कि किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या रखना है कि अगर मैं रेगर मृदा का बात करूं तो काली मिट्टी को, यानी कि काली मृदा को रेगर मृदा और स्वतः जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया है कि किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो आप क्या रखना, आपको याद रखना है कि जो काली मिट्टी होती है ना उसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी हम लोग क्या बोलते हैं, बोल देते हैं। अब अगला प्रश्न में बात करेंगे 57 नंबर का प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है, तो काली मिट्टी जो सबसे उपयुक्त समझी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है दक्कनी पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में। मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी की बहुलता आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर काली मिट्टी कहीं पाया जाता है तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, बताइए कि किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाया जाती है, तो महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। और राजस्थान में क्या पाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है, आपको यह भी बात आपको याद रखना है। 61 नंबर के प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो याद रखना है महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर राजस्थान और झारखंड में आपकी ये मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर के हिस्सों में, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भागों में, ऊपरी गंगा के मैदान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 62 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा कि दक्कन के पठार के पूर्वी और जो दक्षिणी भाग है इसमें आपका लाल मिट्टी पाया जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग काला लाल होने का क्या कारण है, देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसमें जो अग्नि और कांतरी चट्टानों में लोह का प्रसार यानी कि लोह का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लोहे का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल आपको दिखाई मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी जो आपकी लाल मिट्टी जो होती है उसमें लोह धातु की अधिकता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा।
अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ना माय डियर फ्रेंड, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है लवणीय भी होती है और आपका रेतीली भी होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका लेटराइट मृदा इनमें से किस राज्य में पाया जाता है। लेटराइट मृदा जो है आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या सभी में। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में जो है आपका लेटराइट मृदा पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पंजाब में किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। खनिज, कृषि, जल और मानव संसाधन। याद रखिएगा कि पंजाब में आपको खनिज संसाधन की आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में किस प्रकार के संसाधन की कमी है। सौर, पवन, जल संसाधन, यह सभी। तो देखिएगा राजस्थान में जल संसाधन का क्या सबसे ज्यादा कमी है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है। झारखंड में खनिज संसाधन की अधिकता ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन कितने स्तर तक होता है। तो ये 3 स्तर तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है। 3 स्तर है क्या, क्वेश्चन ये भी पूछेगा। तो याद रखना है राष्ट्र स्तर पे, प्रांत स्तर पे और प्रादेशिक स्तर यानी प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पे क्या होता है संसाधनों का नियोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। आपका ये प्रश्न है, यानी कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो 43% भाग जो है आपका किसमें पाया जाएगा, मैदानों के रूप में पाएगा। अब वही वाला प्रश्न थोड़ा पूछेगा कि कितना % भाग जो पठारी भाग पाया जाएगा, कितना % भाग वो पठारी भाग है। तो याद रखना 27% भाग जो है आपका पठारी है। और फिर ये भी पूछेगा बताइए पर्वतीय भाग। तो आपको अगर मैं बात करूं पर्वतीय भागों का, तो पर्वतीय भाग कितने हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, 30%। तो 43% आपका मैदानी भाग हो गया, 27% आपका पठारी भाग हो गया और आपका 30% जो हो गया आपका क्या हो गया, पर्वतीय भाग हो गया। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है। और ये कोई नहीं होगा, झारखंड राज्य होगा। आपका रखना झारखंड में सबसे ज्यादा खनन हुआ है और भूमि जो क्षरण आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे ज्यादा यहीं पे मिलेगा खनन के कारण। अगला प्रश्न है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है। सबसे ज्यादा भूमि का जो कारण है वो आपको क्या देखने के लिए मिला। तो 75 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 अधिक सिंचाई क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई सबसे बड़ा मुख्य कारण है पंजाब में। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। तो उसे मिट्टी का अपर्दन बोलेंगे। और अपर्दन पढ़ा था, चादरी अपर्दन पढ़ा था, उसके बाद वायु अपर्दन पढ़ा था। तो उसी तरह क्या होगा, मृदा अपर्दन जो है मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में किया जाए क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा अपरदन कौन सा कारक नहीं, मृदा अपरदन का कौन सा कारक नहीं, वायु, जल, वन और हिम। तो क्या होगा आपका हिम क्या होगा, इसका आंसर होगा जल, वायु और वन जो है आपका मृदा का कारण है। लेकिन आप अगर बोलोगे हिम तो ये आपका क्या है, मृदा का कारण आपका नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर का प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है, यानी कि किसकी भूमिका जो है आपका भूमि निम्नीकरण का नहीं है। तो मधुमक्खी पालन जो है भूमि निम्नीकरण का एक भूमिका नहीं है। अगला जो प्रश्न मैंने अभी पूछा था कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। तो आपको याद रखना है टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो क्या होगा, रियो डी जेनेरो आपको याद रखना, जो 1992 में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, जिसमें एजेंडा 21 के पे बात किया गया था। अब यह प्रश्न भी पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजन किया गया था, किस देश में जो है ये आयोजन किया गया था। तो 82 नंबर का आंसर क्या होगा आपको पता होगा। तो मैंने बोला था कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो ब्राजील ये क्या करना है आपका रखना, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बताया। और एक अंतिम प्रश्न में बताऊंगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, और ये वाला क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन प्रथम तो आपका ब्राजील के रियो जेनेरो हुआ, लेकिन तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था आप मुझे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं इसका आंसर जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल जो 83 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर 1 का। तो आपको याद करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है
और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको वहाँ से होगा चीज़ें याद होगा। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट है pritamacademy.com, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप चैनल पे, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सअप चैनल हो, उस पर जरूर ज्वाइन होइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।